ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एरिथमियास पढ़े थे और एरिथमियास में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा आपका पेपर में क्वेश्चन आता रहता है वो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। सो एरिथमियास को हम लोगों ने इस तरह से स्टार्ट किया था कि कुछ जो हैं वो हमारे पास क्या है, प्री मेच्योर एरिथमियास कह सकते हैं हम, जिसमें प्री मेच्योर हमने कहा था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। बहुत आसान बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद फिर बेटे हम लोगों ने ब्रेडिकार्डियाज डिस्कस किए। ब्रेडिकार्डियाज में जो हार्ट ब्लॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने याद रखने हैं, जिसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया हो गया। उसके बाद जो हार्ट कंडक्शन ब्लॉक्स हैं वो हो गए थे, साइनस 6 सिंड्रोम हो गया था और साइनस ट्रैकिकार्डिया हो गया था। नाउ आज हमने इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट टॉपिक है इसमें से ज़ाहिर है वो टेकिकार्डिया स्टार्ट करने हैं। और टेकिकार्डियाज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास एट्रियल टेकिकार्डियाज होते हैं और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज हैं। एट्रियल टेकिकार्डियाज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलर भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एट्रियल टेकिकार्डियाज में तीन कॉन्सेप्ट हमने समझने हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर और मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डियाज। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें हमने अभी पढ़नी हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन है। सो एट्रियल फिब्रिलेशन को ही स्टार्ट कर लेते हैं। बेटे एट्रियल फिब्रिलेशन में से जो क्लियर कट दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट को एम्बॉलिक स्ट्रोक होता है ना, आपको पता है एम्बॉलिज्म होता है, ठीक है, यानी एक एम्बॉलिस होता है और वो एम्बॉलिज्म एक थ्रोम्बस होता है और वो थ्रोम्बस जब डिसलॉज होकर वेसल्स में घूमना शुरू करता है तो हम कहते हैं जी एम्बॉलिस है। वो एम्बॉलिस जब सेरिब्रल आर्टरीज में जाएगा और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सप्लाई को ब्लॉक करेगा तो ज़ाहिर स्ट्रोक हो जाएगा। सो एम्बॉलिक स्ट्रोक का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हमारे पास नॉन रिमाटिक एट्रियल फिब्रिलेशंस होती हैं। ठीक है, सो इसका मतलब है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए मुझे इसलिए वरिड होना चाहिए क्योंकि ये पेशेंट के अंदर एम्बॉलिज्म, एम्बॉलिक स्ट्रोक और डेथ कॉज कर सकती हैं। इसीलिए जब एक पेशेंट आता है तो आपसे हमें बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह से ना उसकी ईसीजी होती है कि उसकी जो पी वेव्स होती है ना, ये ऐसे 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 वेवी पैटर्न सा होता है, हम कहते हैं पी वेव है ही नहीं। ठीक है, सो ये वाला जब पैटर्न आता है तो दिस इज नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन। तो हम इसलिए वरिड होते हैं कि विद इन 48 आवर्स हमने पेशेंट को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना है, इंटेरोगेट करना है, स्ट्रोक का रिस्क आइडेंटिफाई करना है और उसको एंटीकोएगुलेंट्स देनी है, क्योंकि अगर 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम गुजर गया और उसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हुए जो भी हम पढ़ते हैं तो वो एम्बॉलिज्म की वजह से मर भी सकता है। अब ये थ्रोम्बस एंड एम्बॉलिज्म होता क्यों है बेटे, तो आपने याद रखना है कि ये जो हमारा लेफ्ट एट्रिया है ना, लेफ्ट एट्रिया का साइज़ जो है वो इनलार्ज हो जाता है, एक बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो ऐसे नोडल एक्टिविटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेफ्ट एट्रिया में डिफरेंट तरह के फोकाइज बनते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। वो जब ऐसे 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 फ्लिकर कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर पी वेव तो है नहीं, इसका मतलब है प्रॉपर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो होती नहीं है। सो ऐसे 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 ट्विचिंग होती रहती है जिसकी वजह से सारा ब्लड एम्पटी नहीं हो पाता। तो ब्लड की यहाँ पे पूलिंग और स्टेसिस होती है, उस पूलिंग और स्टेसिस से थ्रोम्बस बनता है और थ्रोम्बस एम्बॉलिज्म में कन्वर्ट होता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ याद रखना है। नंबर 2 बेटे ये भी आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन सस्टेन्ड एरिथमिया कौन सा है, यानी अगर मैं कहूँ ना कि बाकी के जो टेकीरिथमियाज हैं जैसे मोबिट्स 2 है ब्रेडिकार्डिया में और टेकीकार्डिया में हम कहीं वेंट्रिकुलर है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, इसमें हार्ट बीट करता है और फिर डेथ हो जाती है, लेकिन इसका पेशेंट जो है वो सालों साल जिंदा रह रहा होता है। तो मोस्ट कॉमन सस्टेन्ड एरिथमिया जो है वो भी हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन है। अब इसका पेशेंट क्यों जिंदा रह रहा होता है, हम कहते हैं वैसे तो ये टेकीकार्डिया है लेकिन यहाँ पे जो हार्ट रेट है ना वो नियर टू नॉर्मल होता है। नियर टू नॉर्मल क्यों होता है इसकी आपने बेस बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। सो बेटे हम बात करें एट्रियल फिब्रिलेशन की, मैंने वैसे ही 2 MCQ आपको बता दिए कि एक तो ये एम्बॉलिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज है और मोस्ट कॉमन अरिथमिया भी है, टेकीरिथमिया जो पाया जाता है, और सस्टेन्ड भी यही है। सो ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है, मोस्ट कॉमनली यही मिलता है हमें पेशेंट में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पैथोलॉजी की। सो पैथोलॉजी को हम इस तरह से समझेंगे कि बेसिकली होता ये है, फॉर एग्जांपल ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नॉर्मली ऐसे होता है कि ऐसे नोड से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और वो कंडक्ट होती हैं एवी नोड की तरफ और ज़ाहिर है एवी नोड से फिर नीचे हर तरफ जाती हैं। अब यहाँ क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया में बहुत सारे ना फोकस बन जाते हैं जो कि इम्पल्सेस क्या कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे। अब ज़ाहिर है जब ये इतने ज़्यादा फोकस बन जाते हैं तो ये बेचारा तो हार मान लेता है। ठीक है, सो यहाँ से जो कंडक्शन है, यहाँ से जो ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो जाती है और सारी ट्रांसमिशन बेसिकली इधर से स्टार्ट हो जाती है एवी नोड की तरफ और एवी नोड से आगे।
एक बात आपने याद रखनी है कि इनिशियली जो एट्रिया में से इम्पल्सेस आनी है और जो वेंट्रिकल्स में पहुंचनी है उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है और उस वजह से फिर हार्ट रेट भी ऑल्टर हो रहा होता है। यहाँ पे ना बेटे एवी नोड है और इस एवी नोड को के पास हमारे पास होती है वेगस नर्व की सप्लाई, ठीक है। सो वेगस नर्व एवी नोड को सप्लाई करती है। होता ये है फॉर एग्ज़ाम्पल इसने अब इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर दी 300 से लेके 600 बीट्स पर मिनट तक इम्पल्सेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं एट्रिया में। अब आप इसका ना हम लोग एक ले लेते हैं, वो सम ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 400 बीट्स पर मिनट जो हैं वो एट्रिया से इम्पल्सेस पास हो रही हैं और वो जब एवी नोड पे आती हैं तो ज़ाहिर है एवी नोड सबको आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा, हाफ को करेगा और हाफ को रिवर्ट कर देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एट्रिया में डबल हो रही हैं तो वेंट्रिकल में उसके हाफ जाएंगी। इसका मतलब है वेंट्रिकल्स में कितनी पल्सेस जानी है, तकरीबन 200 का हाफ, 400 का हाफ कितना हो गया 200। तो इस टाइम जो पेशेंट का हार्ट रेट होगा वो 200 बीट्स पर मिनट होगा। ऐसा ही है। अब जब हार्ट रेट इतना ज़्यादा होगा तो आपको पता है हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो हमारा जो ब्रेन स्टेम है वो उसको सेंस करेगा और ऊपर से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई को इन्हेंस किया जाएगा। सो वेगस की जो स्टिमुलेशन है वो इन्हेंस होगी और वेगस का कंट्रोल ही किधर है, एवी पे। तो एवी पे जो ब्लॉकेज है ना वो इन्हेंस हो जाएगा। अब जितनी भी इम्पल्सेस आएंगी, फॉर एग्जांपल 400 इम्पल्सेस आ रही हैं या 300 आ रही हैं तो 3/1 ट्रांसमिशन होगी, यानी तकरीबन जो है वो हार्ट रेट हो जाएगा 150 बीट्स पर मिनट। यानी अगर 300 इम्पल्सेस आ रही हैं तो 150 आगे जाएंगी क्योंकि यहाँ वेगस की वजह से ब्लॉकेज जो है वो पावर पकड़ रहा है, ठीक है। फिर मज़ीद इन्हेंस होगा, ये भी अभी ज़्यादा है तो तकरीबन जो है वो इम्पल्सेस कितनी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएंगी, इतनी शुरू हो जाएंगी तो हमारे पास जो हार्ट रेट आ जाएगा वो 100 बीट्स पर मिनट, विच इज़ नियरली नॉर्मल। तो हो ऐसे रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से समझ लें बॉल आ रही है और ये गोलकीपर खड़ा हुआ है, तो ये कुछ बॉल्स को वापस भेज देता है, कुछ ट्रांसमिट होती हैं और इस कीपर को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपकी वेगस एक्टिविटी। वेगस एक्टिविटी इसको जब एक्टिवेट करती है तो इसकी ब्लॉकेज एबिलिटी और बढ़ जाती है, तो ये बहुत सारे इम्पल्सेस को वैसे ही ब्लॉक कर देता है, कंडक्ट नहीं करता। तो हम ये देख रहे होते हैं कि एट्रिया के अंदर जो है वो प्रॉपर वो नहीं है, लेकिन वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और ऑलमोस्ट इस तरह का एक पैटर्न आ रहा होता है जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे वेवी सी पी वेव होती है, प्रॉपर पी वेव होती ही नहीं है, ठीक है। सो प्रॉपर पी वेव तो इस तरह से ना तो वो एब्सेंट होती है। सो ये रीज़न है कि क्यों ये अरिथमिया सस्टेन करता है और क्यों इसमें नियरली नॉर्मल हार्ट रेट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई भी है। इफ़ मुश्किल लग रहा है तो आप बेशक इसको छोड़ दें। सो आप लोगों ने ये याद रखना है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर कि एट्रियल फिब्रिलेशन में बेसिकली पैथोलॉजी ये होती है कि विद इन द एट्रिया बहुत सारे मल्टीपल फोकाइज बन रहे होते हैं और ये मल्टीपल फोकाइज जो हैं वो फायर कर रहे होते हैं एन एक्वाटिक पैटर्न, यानी कभी वो इम्पल्सेस एवी की तरफ ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं, कभी क्या होता है कभी क्या। तो एट्रिया और वेंट्रिकल की जो फायरिंग या ट्रांसमिशन रेट है वो इक्वल नहीं होता। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पेशेंट के अंदर आपने याद रखना है इर्रेगुलर पल्स होती है। क्या मिलती है? इर्रेगुलर पल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये MCQ है, ये आपने चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब ये जो इर्रेगुलर पल्स है ना, इर्रेगुलर पल्स ये दो चीज़ों में मिल सकती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में और मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया में। तो ये दो चीज़ें DD आपने अपने जहन में रखनी है। नाउ अब देखें अगर हम कि पेशेंट हमारे पास आ गया है तो पेशेंट की डायग्नोसिस हमने किस तरह से करनी है या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें एट्रियल फिब्रिलेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। नंबर 1 बेटे आपने याद रखना है इस पेशेंट का जो JVP है वो एक तो रेज्ड होता है, ठीक है। दूसरा मैं इसकी हाथ से ना ऐसे पल्स जब लूँगी तो वो पल्स भी मुझे इर्रेगुलर मिलेगी। अब ये मैं आपको एग्जामिनेशन में सिखाऊंगी कि पल्सेस हम किस तरह से लेते हैं और उसका क्या पैटर्न होता है। सो इर्रेगुलर पल्स मिलेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि हम इसकी ECG ऑर्डर करेंगे। ECG के ऊपर बेटे आपने याद रखना है नो पी वेव, कोई भी पी वेव आपको नहीं मिलती। मैं अगेन आपको MCQ साथ बताती रहती हूँ। बहुत दफ़ा आपसे पूछा जाता है कि एब्सेंट पी वेव कहाँ मिलती है, ठीक है। एब्सेंट पी वेव कहाँ मिलती है? तो एब्सेंट पी वेव होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में, एब्सेंट पी वेव होती है हाइपरकलीमिया में और एब्सेंट पी वेव होती है साइनस 6 सिंड्रोम में, ठीक है। और एब्सेंट पी वेव आपको मिल भी सकती है प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस में, ठीक है। सो ये आपने याद रखनी है, यही
इम्पॉर्टेंट है। सो कोई पी वेव जो है वो होती ही नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इरेगुलर सा QRS कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि R2R इंटरवल भी इरेगुलर होता है, यानी कांस्टेंट नहीं होता। मोस्टली टैकीकार्डियाज में R2R इंटरवल कांस्टेंट होता है, यहाँ नहीं होगा। अब होना ये है कि एक तो पी वेव नहीं है, ठीक है, फिर ऐसे करके है, दिस इज द पैटर्न, और फिर एक टाइम ऐसे आएगा कि हमारे पास जो है वो ऐसे करके भी स्टार्ट हो सकता है। सो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे देखें R2R इंटरवल, यहाँ R2R इंटरवल देखें और यहाँ R2R इंटरवल, तो ये आहिस्ता 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 बढ़ता जाएगा। उसके अलावा ये वेवी सा पैटर्न होता है जिसमें हमें पता चलता है कि एट्रिया की फ्लिकरिंग सी हो रही है, लेकिन प्रॉपर एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही हैं। सो ये चीज़ बेटे आपने याद रखनी है। अब अगर हम कहें कि जी एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों हुई है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, यानी ऐसा क्या हुआ कि आपका जो एट्रिया, एक बात आपने याद रखनी है, लेफ्ट एट्रिया का साइज़ भी काफ़ी इंलार्ज होता है, ठीक है, और इंलार्जमेंट के बाद वहाँ पे मल्टीफोकाइज बन जाते हैं। तो इसके कॉजेज़ को वो कहता है आपकी बुक में PIRATES, जैसे एमरेट्स होता है ना, इस तरह पायरेट से आप याद रखें। पी का मतलब है जी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसके लिए कंडीशन सेट कर देती है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से ये हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है उसकी वजह से, फिर हम देखेंगे तो एट्रियल मेग्जोमा है उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा बेटे वो कह रहा है कि आप लोग देखें तो थायरोटॉक्सिकोसिस, जब आपका थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत एक्सेसिवली आपकी सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है तब होता है। उसके बाद एथेनल से हो सकता है, और इसका मतलब जो है वो सेप्सिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपके एट्रिया के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स बन जाए। नाउ द क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन भी होती है और वो एसोसिएटेड होती है क्रॉनिक हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन के साथ। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लास्ट इसकी एक क्लासिफिकेशन वैसे ही कोई आपसे पूछते तो वो देखनी है और फिर हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करें। सो यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन कॉज है एम्बोलिक स्ट्रोक का, मोस्ट कॉमन अरिदमिया है जो हमें OPD में मिल रहा होता है, मोस्ट कॉमन सस्टेन्ड अरिदमिया है जो काफ़ी टाइम के लिए रह जाएगा। ये समझ आ गया था। उसके बाद फाइंडिंग समझी है हमने, जिसमें आपने इरेगुलर पल्स को याद रखना है। नंबर 2 आपने याद रखना है नो पी वेव ऑन ECG पे कोई पी वेव नहीं मिलती और R2R इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे तो जुगुलर वीनस प्रेशर भी पेशेंट का रेज्ड है। तो ये 4 फाइंडिंग्स आपने याद रखनी है। क्लासिफिकेशन हम कहते हैं 3 तरह का हो सकता है एट्रियल फिब्रिलेशन। नंबर 1 बेटे हम कहते हैं प्रोक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। नंबर 2 हम कहते हैं कि हमारे पास होती है परसिस्टेंट प्रोक्सिमल, परसिस्टेंट, और फिर हम कहते हैं परमानेंट। तो ट्रिपल P जो है वो आपने याद रखना है। प्रोक्सिमल वो होती है जो इंटरमिटेंट है, एकदम से एट्रियल फिब्रिलेशन आती है और फिर ये खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। परसिस्टेंट वो होती है जो मोर देन 7 डेज़ के लिए रहती है, लेकिन जब पेशेंट की हम कार्डियोवर्जन करते हैं, आइदर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करें या केमिकल होती है फार्माकोलॉजिकल, और इलेक्ट्रिकल को कहते हैं DC कार्डियोवर्जन, ठीक है। तो कार्डियोवर्जन करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन परमानेंट वो होती है कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है लेकिन पेशेंट की जो एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पैटर्न है वो ठीक नहीं हो रहा, आपने हर थेरेपी अप्लाई कर ली है, कार्डियोवर्जन भी कर ली, लेकिन वो भी फेल हो गई। तो 3 तरह का हो सकता है, प्रोक्सिमल, परसिस्टेंट और परमानेंट। नाउ द लास्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन,